नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है, जिस बड़े काम को सुन के आम से लेके खास तक के सभी लोगों को कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। सोपान जोशी हमारे साथ हैं। लखनऊ वालों का दावा होता है कि आम पर उनकी मोनोपोली है, उनका पेटेंट है। पर सोपान जोशी ने इस दावे को अपनी अपनी नई किताब में खारिज कर दिया है। उन्होंने आम पर एक किताब लिखी है जो इस समय बहुत लोकप्रिय है, बहुत चर्चित है। और आम पर इन्होंने क्यों काम किया, आखिर लखनऊ वालों के दावों पर क्यों पलीता लगाने की कोशिश की, इन सारी बातों पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस किताब को लिखने की यात्रा कैसे हुई और आम शब्द, आवाम शब्द आम क्यों आया, खास पर इन्होंने क्यों नहीं कुछ सोचा। तो आज हम सिर्फ इनसे सुनते हैं इनकी बात, इनकी आम की किताब की यात्रा। सोपान जी, शुरू होइए। कैसे आपने शुरू किया कि ये किताब आम पर लिखनी चाहिए, जबकि लखनऊ वालों का पेटेंट है इस पर? नमस्कार। मैं खेतीबाड़ी पे रिपोर्टिंग किया करता था और मैं ये बार बार दोहराता रहता हूँ कि मैं कृषि दर्शन टाइप पत्रकार था। तो कोई बहुत मनोरंजक काम नहीं रहते थे, लेकिन उस दौरान मैंने कुछ 2013 में एक लेख लिखा था जो काफ़ी पढ़ा गया और फिर प्रकाशक ने आके कहा कि हम चाहते हैं इसी पे किताब कर दो। किताब शुरू की तो लगभग 1-1.5 साल की रिपोर्टिंग के बाद मुझे केवल इतना समझ में आया कि क्या नहीं लिखना है, क्योंकि आम पर इतना कुछ लिखा जाता है, इतने सारे दावे होते हैं और उसमें से लगभग सारे गलत निकलते हैं। तो मुझे उसके बाद मैंने जो कहना है वो ढूंढना शुरू किया, यानी जो कहा जाता है आम पे साधारणतया उसको किनारे करके। तो उस काम में कुछ 8-10 साल लग गए पूरा होते होते। इस तरह की चीज़ों में होते ही हैं। और मैं पाता हूँ आम पर कुछ जैसा आप तो जानते ही होंगे, हिंदी के समाज में जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाय एक उपयोगी जीव है, चांदनी रात में नौका विहार, जो बच्चों को निबंध बचपन में लिखवाए जाते हैं। तो आम उसी श्रेणी की चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति को लगता है कि अरे हम तो ये जानते हैं। हाँ। लेकिन आप उसको थोड़ा जो उसमें जो ऊपरी परत है जो हमको बहुत पहचानी लगती है, उस पहचानी परत को हटा के देखते हैं तो उसमें ऐसा बहुत कुछ अपरिचित है जो अचंभित कर देता है। आपको उसमें ये समझ में आता है कि जैसे अब आम और ख़ास की बात बहुत होती रहती है, तो ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कहाँ से आता है। तो अरबी का शब्द है आवाम, जिसका मतलब होता है फैला हुआ, वह जो केंद्रीय नहीं है लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो आवाम शब्द वहीं से एक तरह से जनता के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो उसका एक वचन हो जाता है आम। ये आम बात है, ये आवाम की बात है, ये आम बात है। और जो फल के लिए शब्द आता है वो संस्कृत के आम्र से आता है। जो दो पुराने नाम आम के मिलते हैं अपने यहाँ, संस्कृत की परंपरा में वो आम्र है और तमिल की परंपरा में वो मंगा है। तो मंगा से आम का वैज्ञानिक नाम आता है जो मैंगीफेरा इंडिका है। क्योंकि पुर्तगालियों को सबसे पहले आम केरल और तमिलनाडु की शब्दावली से मिला, तो वो मांगा और मैंगीफेरा इंडिका बन गया और हमारा अरबी के आवाम से हमारा आम खास हो गया। इस किताब को लिखने में लिए कहाँ कहाँ यात्राएं की, कैसे कैसे काम किया? क्योंकि जब भी कोई किताब आती है तो किताब तो पाठक पढ़ेंगे ही, उस किताब के पीछे की यात्रा भी जानना लोग महसूस करते हैं कि जानना चाहिए। उसकी यात्रा भी बड़ी रोचक होती है, हर किताब के पीछे की एक बहुत रोचक यात्रा होती है। तो आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि इस रोचक यात्रा के पीछे कौन कौन से मुकाम थे, कैसे पड़ाव आए, किसको कैसे आपने महसूस किया? मैंने आपसे कहा कि मैं खेतीबाड़ी की रिपोर्टिंग करने का थोड़ा मुझे अभ्यास था। तो जब इस पे काम शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि आम पे हर कोई लिखता रहता है, लेकिन वो जैसे लिखते हैं उसका एक कारण ये होता है कि लोग अपने दफ्तर से लिख देते हैं और आम पर ज़्यादातर बातचीत सांस्कृतिक होती है। तो उसमें
कहीं से अमीर खुसरो आ जाते हैं, गालिब आ जाते हैं, कालिदास आ जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बॉटानिकल जानकारी डाल दी जाती है और ऐसे एक आम पर निबंध तैयार हो जाता है जो हर साल हर प्रकाशन में बार बार वो ऐसा लगता है कि मेरे पास एक पूरी चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो कर लें तो आप अपना आम पे लेख लिख सकते हैं। और क्योंकि आम पे मैंने सबसे पहले 2001 में लिखा था, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि ये ज़रा टेढ़ा विषय है। जब उसको देखना शुरू किया तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया जहाँ पर आम पर लिखने वाले लोग साधारणतया जाते नहीं हैं। वो है बागीचों में, मंडियों में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी दफ्तरों में, जहाँ जाना कोई बहुत रोमांचक नहीं लगता। अपीडा के दफ्तर जाके आपको बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे जो उलझन भरे लगते हैं, लेकिन आप उनको ध्यान से देखें तो उसमें से एक कथा निकल कर आती है। और मैंने वो कथाएं इकट्ठे करने का प्रयास किया है जो जिन्हें लिखने के लिए लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो अब वो करने बैठेंगे तो आपको गांव से गांव जाना पड़ेगा। इसमें न जाने कितने दिन मैंने गर्मी में ऐसे काटे हैं जो पूरे दिन की मेहनत के बाद लिखने को एक वाक्य ना मिला और अगले दिन फिर शुरू कर दिया है। तो ये मेरे लिए करना आसान इसलिए था क्योंकि मेरे लिए पत्रकारिता अपने देश, अपने लोग, अपने समाज और अपने पर्यावरण को समझने का साधन है। तो इसलिए अगर कुछ हाथ ना लगे तो भी मैं वो काम कर सकता हूँ। तो आप जब पत्रकारिता बहुत हड़बड़ी का काम है, लोगों को बहुत जल्दी बहुत कुछ करना होता है। मुझे जो पत्रकारिता सिखाई गई है, जो मेरे उस्तादों ने, गुरुओं ने मुझे सिखाया है, वो ज़रा धीमी गति से काम करने का तरीका है। तो उसमें बाहर वालों को देख के लगता है कि ये उबाऊ है या कठिन है, लेकिन अगर उसे ठीक से करें तो हमको ये समझ में नहीं आता कि इसमें बहुत आनंद आता है, इसमें बहुत रस आता है और इसमें हमको वो कहानियाँ मिलती हैं जो दूसरों के हाथ नहीं लगती। लेकिन उसके लिए आपको अपने लोगों के बीच में जाके खड़ा होना पड़ेगा। सोपान जी, अगर पत्रकारिता की बात करते हैं तो ये दावा इनका करना बिल्कुल अच्छा हो सकता है क्योंकि दूसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं। इनके पिता प्रभाष जोशी जी हिंदी पत्रकारों में बहुत नामचीन लोग हैं और पत्रकारिता की कोई फहरिस्त बिना उनके नाम की शुरुआत से शुरू नहीं हो सकती है। पत्रकारिता और किताब के बीच आपको क्या अंतर लगा? और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन दिनों उठ रहा है जिसका जवाब शायद आप जैसे पत्रकार दे सकें कि पत्रकारिता को लेके जो तमाम सवाल हैं, पत्रकारिता को घेरा जा रहा है तमाम सवालों के बीच में। कहा जा रहा है पत्रकारिता खत्म सी हो गई है, पत्रकारिता जो है सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गई है। तो इस सवाल का जवाब तो आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब दीजिए कि किताब और पत्रकारिता के बीच की यात्रा जब आपने तय की, पत्रकारिता छोड़ा किताब लिखने पे आए, तो कौन कौन सी ऐसे प्लीजेंट मोमेंट आपके आए जिसको आप इंजॉय करते रहे अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा मोमेंट बताइए पाठकों को, दर्शकों को, जो जो जिससे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस आई हो? देखिए, पहली बात तो मैंने पत्रकारिता कभी छोड़ी नहीं, मैंने नौकरी छोड़ी है। हम लोगों को ये बहुत कम उम्र से बताया जाता है कि नौकरी और चाकरी अलग होती है। पत्रकारिता मेरे लिए नौकरी नहीं थी, नौकरी पत्रकारिता करने का साधन था। जब वो साधन आड़ा आने लगा तो मैं चाकरी पर आ गया। चाकरी भी मेरी पत्रकारिता की है। तो और चाकरी किसी एक ध्येय को सामने रख के या कुछ आमदनी को सामने रख के नहीं की जाती, वो समर्पण के भाव से की जाती है। और मेरे लिए पत्रकारिता अपने देश, अपने समाज को समझने का साधन था। तो उम्र के साथ ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपकी समझ में विस्तार आता है, हर किसी के आता है। पत्रकारिता करते करते मेरे भी बाल सफ़ेद हुए हैं, तो उसमें संदर्भ जुड़ते जाते हैं। और फिर जब संदर्भ ज़्यादा हो जाते हैं, जब कहानी ऐसी हो जाती है कि वो किसी छोटे खाके में ना आ सके, तो उसके लिए बड़ा खाका ढूंढना पड़ता है। और मेरी कोई ऐसी किताब लिखने की इच्छा बचपन से रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि कम उम्र में तो किताबों से डर ज़्यादा लगता था। हम लोग वाच्य परंपरा के लोग हैं, किस्से कहानी कह सुन के बड़े होते हैं। मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूँ जहाँ किस्से कहानियाँ सुन के ही हम लोग बड़े होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को किसी एक विषय पर काम करते हुए जब कुछ बड़ा दिखने लग जाता है, तब ये समझ में आता है कि रोज़ की पत्रकारिता इसे
समेट नहीं सकती। तब मेरा ध्यान इस ओर आया कि नहीं, इस पे किताब करनी चाहिए। तो अब तो ये मेरी छठी किताब है। अब किताबों पे काम होता रहता है। उसमें से जैसे कुम्हार अलग अलग आँच पे अपने घड़े, अपने मटके लगा के रखते हैं, जो पक के तैयार होता है उसको निकाल देते हैं बाहर और बेच देते हैं, बाकी पकते रहते हैं। तो जो पत्रकारिता मैंने सीखी है उसमें कई घड़े आँच में अलग अलग समय पर रख दिए जाते हैं, जो जब तैयार होता है तब उसका ग्राहक ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। पत्रकारिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आप एक पत्रकारिता की पीढ़ी के शख्स हैं, पत्रकारिता भी की नौकरी के तौर पर, आज पत्रकारिता आप चाकरी के तौर पर कर रहे हैं। तो ये जो ढेर सारे सवाल हैं, इनका जवाब जो जनता आज पूछ रही है, वो चाहे कुंभ को लेकर सवाल हों, चाहे सरकार के पक्ष में खड़े होने को लेकर सवाल हों, उनका जवाब कैसे देना चाहेंगे आप? मेरी समझ में पत्रकारिता पर सबसे उपयोगी बहस 1920 के दशक में अमेरिका में हुई थी, जब जॉन डुई नाम के एक दार्शनिक और वॉल्ट लिपमैन नाम के एक लेखक के बीच में सार्वजनिक बहस हुई थी। 1925-27 में ये हुई और दोनों में पत्रकारिता और लोकतंत्र की समस्याओं को लेकर दोनों एक मत थे, लेकिन दोनों के जो इनका सामना करने के तरीके थे वो भिन्न थे। पत्रकारिता ने वॉल्ट लिपमैन का रास्ता लिया, जॉन डुई का नहीं लिया। जॉन डुई के यशस्वी छात्रों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आते हैं, चीन के सुन यात सेन भी आते हैं, बहुत बड़ा नाम था। और जॉन डुई का ये कहना था कि लोकतंत्र और पत्रकारिता ये राज्य केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये समाज केंद्रित होना चाहिए। वॉल्ट लिपमैन का ये कहना था कि लोकतंत्र और किसी भी विषय को गहराई से समझना साधारण लोगों के बूते की बात नहीं है, इसलिए ये काम विशेषज्ञ करेंगे। तो आप देखिए, दुनिया भर में पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों ने विशेषज्ञों का रास्ता पकड़ा, और आज हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे विशेषज्ञ भाड़े पे मिल सकते हैं। आप जो कहलवाना चाहें वो कहने वाला विशेषज्ञ आपको भाड़े पे मिल जाएगा, और वो कहने वाला पत्रकार भी मिल जाएगा। जॉन डुई ने ये बात साफ तरीके से कही थी। 1927 की उनकी एक कमाल की किताब है जिसमें ये बात आती है कि आप जब ज्ञान की जिम्मेदारी केवल विशेषज्ञ को दे देते हैं तो उन विशेषज्ञों का विशेष ज्ञान साधारण समाज से अलग हो जाता है। वो एक तरह से निजी मुनाफे और निजी हित की बात करने लग जाता है। इसलिए विशेषज्ञों के प्रति और विशेषज्ञों के विशेष ज्ञान के प्रति हमको सावधान रहना चाहिए। ये बात इतने बड़े दार्शनिक ने आज से लगभग 100 साल पहले कही है। और आप देखिए, ये हमारे चारों तरफ आता है। वैसे हम अपने शब्दों पे भी ध्यान नहीं देते। विशेष शब्द शेष से अलग होके होता है। तो जब हम सारे ज्ञान का जिम्मा किसी विशेषज्ञ को दे देते हैं तो वो शेष से अलग हो गया, उसका हित शेष से अलग हो गया, उसका ज्ञान शेष से अलग हो गया। और ये हमारे देश में हो रहा है जहाँ शास्त्र और लोक में लोक को गुथने के इतने पुराने तरीके रहे हैं, जहाँ शास्त्र के लोग अपने आप को समाज से ऊपर और बड़ा नहीं मानते थे, जहाँ ये बात होती थी कि राजा भी धर्म से जुड़ा रहेगा। अब हम उस अवस्था में आ गए हैं जहाँ राजा जो करता है वो धर्म हो जाता है। हम धर्म हमारी रक्षा करेगा ये बात नहीं करते, हम ये दावा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, यानी हम अपने धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। और ये सम्मोहन विशेषज्ञता का सम्मोहन है, और इसके बारे में जॉन डुई ने आज से 100 साल पहले हमको सावधान किया था, लेकिन वो सावधानी उस समय नहीं सुनी गई। आप देखिए, इंटरनेट ने आकर जो विशेषज्ञता का पत्रकारिता ने रास्ता लिया था उसको तोड़ा है। कुछ नए रास्ते ऐसे भी खोले हैं जिसमें बहुत साधारण लोग भी पत्रकारिता कर सकते हैं। उसमें समस्या ये आती है कि उसमें संपादन का अभाव है, और संपादन सामाजिक कर्म है, उसको भी एक विशेषज्ञ कर्म बता दिया गया है। तो अगर हम उसमें करें तो एक तो मज़ेदार चीज़ें पता लगती हैं, अपना जीवन आनंद में जाता है, अपने साधारण लोगों में, साधारण समाज में विश्वास बना रहता है, और अगर विश्वास बना रहे तो हम उनकी नब्ज़ टटोलने का काम लगातार कर सकते हैं। आज भी लोग कर रहे हैं,
उनका उतना नाम नहीं होता जितना पहले हो सकता था। मुझे नहीं पता, ये लंबा जवाब आपके नहीं नहीं, जवाब आपके साहस की मैं तारीफ करता हूँ। आपने आम किताब लिखने के लिए तमाम तरह के आम खाए होंगे, जी तमाम बागों का दौरा किया होगा। जी हम लोग जिस इलाके में रहते हैं यहाँ दो तीन तरह के आम मिलते हैं, सफ़ेदा मिल गया, चौसा मिल गया, दशहरी मिल गया। जी। तो दर्शकों को आम के स्वाद कितने तरह के होते हैं, बागीचे आपके कहाँ सबसे खूबसूरत दिखे? लखनऊ में भी आप निसंदेह गए ही होंगे, मलिहाबाद। तो मलिहाबाद और दूसरी जगहों में आपको क्या अंतर दिखा, ये कुछ बताएं तो थोड़ा। देखिए, मैं आपको ये हर तरह से बता सकता हूँ कि अगर आप आम का वैभव जानना चाहते हैं जी। तो आप दक्षिण या पूरब की तरफ जाइए। क्या? मुझे सबसे अच्छे रखे हुए बगीचे तमिलनाडु में मिले हैं आज तक। अच्छा। कुछ अच्छे बागीचे आंध्र में मिले, कुछ महाराष्ट्र में मिले। सबसे ज़्यादा किस्में, आम कुछ ऐसा कमाल का फल है कि हर गुठली में एक अलग किस्म होने की संभावना रहती है। आम हमारी तरह है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी औलाद बड़े होके क्या बनेगी, क्या करेगी। बहुत ऊंचे संगीतकारों के घर बेसुरी संतान पैदा हो जाती है, असुरी संतान भी पैदा हो जाती है, और साधारण से घर से कोई बहुत बड़े गवैये निकल आते हैं। तो आम का भी ऐसा है। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में नहीं कह सकते कि वो क्या बड़े होके क्या होंगे। आम की गुठली अगर आप बोते हैं तो वो बड़ा होके पेड़ में जो फल आएगा उसका स्वाद हम कह नहीं सकते। तो किस्मों की मलिहाबाद में पहले बहुत किस्में रही हैं आम की, और कुछ एक आम ऐसे हैं जो इसी इलाके से आए हैं। जैसे दशहरी गांव है यहाँ पे, चौसा एक विक्टोरियागंज नाम का गांव है। अंदाज़ा ऐसा है कि संडीला में, हाँ, संडीला, वहाँ से आया है। हालांकि ये किसी को पता नहीं है आज। लेकिन आम का जिस तरह का वैभव यहाँ मलिहाबाद लखनऊ में पाया जाता है, उसकी जड़ें मुर्शिदाबाद में दिखाई देती हैं। और इस तरह से आम पे काम 3 इलाकों में अपने यहाँ शुरू होता है। लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में गोवा में जेसुइट पादरी आम की ऐसी किस्में बनानी शुरू करते हैं जो क्लोनल ग्राफ्ट्स हैं, यानी कलम से बने हुए आम हैं, जिसमें आम बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा आपने खाया है, और कलम को बीज से उगे पौधे पे लगा दिया जाता है, उससे कलमी आम निकलते हैं। और दरभंगा बिहार में, उत्तर बिहार में आता है, वहाँ तिरहुती राज था, तो वहाँ पहला लक्खी बाग का पहला संदर्भ वहीं से आता है, जो अकबर के शासन में तिरहुत के शासकों ने लगाया था। और दरभंगा में आज भी बहुत बढ़िया आम मिलते हैं। आधुनिक आम पे काम करने वाले वैज्ञानिकों में एक चार्ल्स मेरीज हुए, जो दरभंगा के बागीचों का ध्यान रखते थे। अच्छा। मतलब ये 300-400 साल से लेकर अब तक आता है, और आज भी दरभंगा में जो महल है उसके आसपास के बागीचों में अद्भुत आम होते हैं। और फिर मुर्शिदाबाद, जहाँ पर बंगाल के नवाब जब ढाका छोड़ के मुर्शिदाबाद आए, तो उसके बाद वहाँ पर आम की तरह तरह की कारीगरी शुरू हुई। आम वैसे पूर्वी भारत का फल है, और कुछ वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक जांच की है कि सबसे ज़्यादा आनुवांशिकी में अलग अलग तरह की चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत में है, उससे कम दक्षिण भारत में है, जो भी बहुत है। फिर पश्चिम भारत तक आते आते आम की जो आनुवांशिक किस्में हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, और उत्तर भारत में सबसे कम है। तो अगर आप आम की किस्में जानना चाहते हैं तो कुछ अच्छे हो सकता है बागीचेदार यहाँ पे हों अभी, जिनके पास तरह तरह के आम बचे हों। लेकिन अगर नए आम बनाने के लिए आपको किस्मों पे जाना पड़ेगा तो आपको पूरब में जाना पड़ेगा, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा। और एक और इसमें दिक्कत ये है कि हम आम की बात बहुत करते हैं और उसको बहुत बड़े बड़े शौकीनों से जोड़ के देखते हैं। ज़्यादातर आम के बागीचे आज उन लोगों के हैं जो जब आज़ादी के बाद ज़मींदारी ख़त्म हुई और लैंड सीलिंग एक्ट आने लगा, तो उससे परिसीमन से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लोगों ने आम के बागीचे लगाने शुरू किए हैं।
जिसको लोग शौक से जोड़ देते हैं। अगर आप इन बागीचों में घूमें तो ज़्यादातर ऐसे परिवार जिनकी वो ज़मीन है, साल भर उस पर पाँव नहीं धरते। उन्हें अपने बागीचे से केवल इतना मतलब होता है कि फसल कितने में बिकी। बागीचे की देख रेख, फल निकालना, बेचना, ये ठेकेदार का काम होता है। ठीक। तो बात होती है शौकीनों की। लेकिन जो जो शौक बागीचे में होना चाहिए, जो शौक अपनी ज़मीन में होना चाहिए, अपनी मिट्टी से होना चाहिए, अपने लोगों से, अपने मालियों से, अपने कारीगरों से, अपने किसानों से होना चाहिए, वो गायब हो चुका है। अब हम आम को केवल उपभोक्तावाद के नाते बाजार से खरीद के खाते हैं और मुगालते में खुश होते रहते हैं। तो मुगालते से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं कि ये सारे फलों का राजा है? राजा और राज्य, ये कुछ 5-6 हजार साल पुरानी संज्ञाएं हैं। राज्य का पूरा इतिहास 6000 साल में नापा जाता है। ठीक है। आम का सबसे पुराना जीवाश्म यहीं लखनऊ के एक कमाल के वैज्ञानिक ने मेघालय में खोज के निकाला था, जो लगभग 6 करोड़ साल पुराना है। यानी हम जो राजा और राज की बात करते हैं, वो अभी नई नई बात है। आम उससे बहुत पुराना है। तो हम अपने ओछे तराजू में किसी बहुत बढ़िया चीज़ को ना तोलें। आम को हमारे राजा राजकाज से कोई मतलब नहीं है। आम दूसरे फलों की तरह, जिस तरह के प्रकृति के वैभव से निकला है, वो कहानी हमारे राज रजवाड़ों और राज्य के इतिहास से कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं मतलब आम बहुत मज़ेदार है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आम को राजा कहना, मैं आम की तौहीन मानता हूँ। इस किताब की यात्रा में कहीं दूसरे देशों में भी जाना हुआ क्या आपका? जी नहीं, लेकिन मैं आपको एक किस्सा बता सकता हूँ। रायलसीमा में एक कस्बा है कुरनूल, उसके आसपास से कोहिनूर हीरा मिलता था। हीरे के बारे में लोगों को पता रहता है। ये नहीं पता रहता कि वहाँ एक गांव है बगनपल्ली, और बगनपल्ली में एक आम होता है जिसको यहाँ सफ़ेदा कहा जाता है। अच्छा। हालांकि लखनऊ का अपना सफ़ेदा एक अलग है। हाँ। इससे पता लगता है कि आम के नामों पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं उस बागीचे में पहुंचा जहाँ से बगीनेपल्ली निकलना माना जाता है। उसका नाम कौसर बाग है। और वहाँ मैंने वहाँ का बगीनेपल्ली आम चख के देखा। वो इतना महकदार आम होता है कि 3 दिन बाद मेरे पसीने से उसकी महक आ रही थी। अरे वाह। मेरे पेशाब से उस आम की महक आ रही थी। और उस आम को वहाँ खाते खाते मुझे ये महसूस हुआ कि बौराना क्या होता है। अच्छा। इतने महकदार आम, इतने स्वादिष्ट आम हमारे देश में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा आम कभी बाजार में नहीं आता। सबसे अच्छा आम आप पैसे से खरीद नहीं सकते, लेकिन कोई बच्चा उस आम को किसी माली से मांग कर या चुरा कर खा सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूल्य केवल पैसे में नहीं होता, और मूल्यांकन केवल बाजार नहीं करता। प्रकृति का बाजार उससे बहुत बड़ा है, और उसके मोल को हम अगर नापने चलें तो हमारे अनमोल और बहुमूल्य जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। तो आम उस नाते मुझे ऐसे आम खाने को मिले हैं जो मतलब जिनका स्वाद ठीक से बताया नहीं जा सकता। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि बनारस का लंगड़ा ख़त्म हो चुका है। जिन जगहों पे बनारस में लंगड़ा हुआ करता था, वहाँ आज सीवर की लाइनें बिछी हुई हैं। मैले पानी ने वो बागीचे ख़त्म कर दिए हैं जहाँ बनारस का वैभव लंगड़े के रूप में निकल कर आता था। बहुत बढ़िया आम, और आम का वैभव असल में हमारे देश में फूलों से है, वसंत उत्सव और मदनोत्सव से है। उसी से बौराना निकलता है। और आज लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब आम में बौर आता है तब बागीचे में जाके रुकने का असर क्या होता है। मुझे पुराने लोगों ने बताया है कि ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत भारी नशा हो गया, और माथा पकड़ के ज़मीन पे बैठ जाते थे कि ये नशा तो हमको सुध-बुध खोने का आभास हो रहा है। इतना नशा
हमें केवल आम के फूल से आता था, जिस वजह से कामदेव का जो सबसे कमाल का तीर है वो आम के फूल से बनता था। और आम हमारे देश में नए साल में शुभ इच्छा का चिन्ह आम का फूल होता था। हमारे देश में कई परंपराएं हैं जिनमें नया साल वसंत में शुरू होता है और वो वसंत उत्सव का हिस्सा रहता है। और वसंत मित्र है कामदेव का, और कामदेव का एक रूप आम का पेड़ है। तो हमारा बौराना, हमारे उत्साह, हमारे देश का सबसे लंबा उत्सव वसंत उत्सव आम से जुड़ा था। इस किताब को लिखने में कोई ऐसा क्षण आया हो जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया हो? मैं आपको बता सकता हूँ कि बागीचों में जाके, मतलब वो मुझे लगभग 2-3 साल लगे ये जानने में कि बागीचे में पहुँच के सवाल क्या करने चाहिए। पहले मैं जाके पूछता था मालिक कहाँ है, तो वहाँ जो मजदूर काम करते रहते थे वो इधर उधर देखते थे, बगले झांकते थे। फिर मुझे 2-3 साल बाद समझ में आया कि असल सवाल क्या है। वो सवाल है कि ठेकेदार कहाँ है, क्योंकि हमारे आम सारे ठेकेदार उगाते हैं। और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ कोई ज़मीन नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में उन लोगों से बड़ी ईर्ष्या होती थी जिनके पास खेती की ज़मीन हो, जिनके पास बागीचे हों, फलदार पेड़ हों। उसी चक्कर में मैं खेती बाड़ी का पत्रकार हो गया। तो मैं जब घूमता था और मैं देखता था जिनके पास 20 एकड़ के बागीचे हैं, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाके बागीचे में बैठ जाए। मैं आपको ये किस्से लखनऊ के आसपास के बता रहा हूँ, जहाँ घंटों बैठ के लोगों से बात की और फिर कहा जरा बागीचे चले, तो वो कहते थे नहीं देखो गर्मी ज़्यादा हो रही है, कभी और चलेंगे। और फिर नवाबों के शौक के किस्से शुरू हो जाते थे। तो वो जो राजा महाराजाओं के किस्से, नवाबों के शौक के किस्से, वो मैंने इतने सुने हैं कि मैं उनसे अघा गया हूँ। और मैं पाता हूँ कि बहुत बढ़िया किस्से दूसरे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम उनसे जाके सुने तो, थोड़ा समय तो बिताएं, हम अपने बागीचों में पाँव तो धरें। आपने कई किताबें लिखी, आपका पत्रकारिता का, साहित्य का कई पीढ़ियों से रिश्ता है। आज की तारीख में हिंदी की किताबें या अंग्रेजी की किताबें जो लेखक लिख रहे हैं बिक ही नहीं रही हैं। ज़्यादातर इंस्टेंट मटेरियल उनको मिल जाता है, लिख देते हैं। नए लेखकों के लिए आपका क्या कहना होगा कि किताबें लिखने के लिए उन्हें करना क्या चाहिए? टाइम कैसे उन्हें काम करना चाहिए? क्योंकि जो अंग्रेजी में किताबें आती हैं उन्हें पढ़िए तो बड़ा अच्छा सा लगता है। जो भारतीय लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उसमें कंटेंट नहीं मिलता पाठकों को और किताबें बिकती नहीं हैं, शिकायत होती है कि पाठक अवेलेबल नहीं है। तो किताबें लिखने के लिए आखिर क्या आर्ट, कितना पेशेंस और कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपकी किताब अंग्रेजी के किताब लिखने वालों से compete कर सके, पाठक को संतुष्ट कर सके? मैं इन सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कह सकता हूँ इसके जवाब में। पहली बात तो मुझसे आजकल, क्योंकि मेरा जीवन थोड़ा सार्वजनिक हो गया है, कई जगह कई तरह के लोग मिलते हैं, तो आके पूछते हैं लेखक कैसे बने। तो मैं उनसे कहता हूँ मत बनो। मैं लेखक बनना नहीं चाहता था और मैं अपने आप को लेखक मानता भी नहीं हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम लेखन है। उसके लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना मैं लिखता हूँ। तो पत्रकारिता करने के कई तरीके हैं। आजकल वीडियो पे बहुत कुछ होता है, तो लिखना ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा लिखने वाले को होता है, क्योंकि लिखना अपने आप का सामना करना है। कुछ कागज़ पे लिखना या किसी स्क्रीन पे ही लिखना, वहाँ आप अपने आप को देख सकते हैं और वहाँ अपने चेहरे की हर झुर्री दिखती है, हर सफ़ेद बाल दिखता है, आँखों के नीचे नींद पूरी ना होने के झुर्रियाँ दिख जाती हैं। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने आप का सामना करना पड़ता है, और अपने आप का सामना करने का एक सबसे बड़ा साधन जो मुझे आज तक पता लगा है वो है लेखन। तो लेखन अपने लिए होता है। और तीसरी बात ये कि कुछ मज़ेदार कहने के लिए आपका जीवन रोचक होना चाहिए। हम लोग रोचक बातें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं रख रहे कि हमारे जीवन में आनंद कितना है, हमारा जीवन कितना रोचक है, हमने पढ़ा क्या, हम मिले किनसे, हमने किन्हें सुना,
हम अगर अपने जीवन का हम अगर स्वार्थी थोड़े हो जाएं तो शायद लाभ होगा। मैं पाता हूँ इस मामले में परोपकार की नदियाँ अत्यधिक बहती रहती हैं, जहाँ पे लोग दूसरों का बहुत भला करना चाहते हैं लेकिन अपने भले का ध्यान नहीं रखते। तो अपने जीवन में आनंद का, रस का, कुछ रोचक चीज़ों का ध्यान रखें। और आखिरी बात ये कि उसमें से निकालना क्या है इसकी चिंता ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे एक तरह का सम्मोहन होता है जो हमें नए अनुभवों में रमने से रोक लेता है। हम अगर यही बनाना हमारा काम है, जीवन का ध्येय है, तो हम इसके आगे नहीं देख पाएंगे। इसलिए किसी एक ध्येय का सम्मोहन होना बड़ा जीवन को मज़ेदार रखने में आड़े आता है। उसमें ऐसा लोच होना चाहिए कि वो जीवन के साथ अलग अलग जगह जा सके। और फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें अगर मज़ेदार ना लगे तो हम दूसरों को कैसे मज़ेदार बता सकते हैं। ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं। शोध के लिए बात करना है तो वो बहुत अलग जगह हो जाएगी। मैं आपका पता नहीं कितना समय ले लूँगा, फिर मैं आपको बोर करूँगा और आप कहेंगे कि देखिए मज़ेदार चीज़ों को लिखने की बात करते करते ये हमें बोर करने लगा। नहीं, आप बोर नहीं करेंगे और ये अंतिम सवाल भी नहीं हो सकता है। हालांकि आपने कहा कि अंतिम है। एक सवाल जनता या पाठक या छोटे लेखक, नए लेखक आपसे जानना चाहेंगे कि आप पत्रकार बने, लेखक बने, जी, ये आपके पहले अपने पिताजी को देख करके मन में जागृत हुआ या स्वतः आप अपने आप? कई बार होता है कि पिताजी ये थे तो हमें भी ये बन जाना चाहिए, कतई पिताजी का इतना बड़ा यश था तो वो ये यश हम कैसे अक्षुण्ण रखेंगे। कतई नहीं। तो दूसरा कई बार होता है कि हम पिताजी क्या थे छोड़े, मैं जीरो से शुरू करता हूँ। तो क्यों आप यहाँ आए, ये लोग जानना चाहेंगे। लेखक, पत्रकार बनने का आपने भी सिलसिला शुरू किया, वजह क्या थी? मैं फोटोग्राफी करना चाहता था लेकिन उस समय रील बहुत महंगी पड़ती थी। तो पढ़ाई पूरी हुई तो एक दोस्त जाके एक अंग्रेजी अखबार में भर्ती हो गया और उसने कहा यहाँ पे जगह खाली है, आ जाओ। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं था और इतना रुपया पैसा था नहीं कि मैं रोज़ एक रील खरीद सकूं। तो मैं जाके भर्ती हो गया। ऐसे मैं पत्रकार बना। इसमें और कोई बहुत सोची समझी बात नहीं थी। उस समय ऐसा सोचा भी नहीं था कि पत्रकारिता ही करनी है। उस समय ऐसा था कि अब अभी ये सामने आ गया तो ये कर लेते हैं। फिर उसमें रोजी रोटी मिलने लगी, फिर उसमें कुछ अच्छे लोग मिल गए जिनसे काम सीखने का मौका मिला, तो उसी में रह गए। अगर मुझे कहीं से कोई धन की पोटली गिरी हुई मिल जाती उस समय तो मैं शायद फोटोग्राफर होता। कुछ और ऐसे काम थे जो करने का मन था। मुझे आप मौका देते तो अगर कोई हुनर हो सके तो मैं कभी भी संगीत चुनूंगा या खेलकूद चुनूंगा या शिल्पकार होना पसंद करूंगा या बढ़िया खाना बनाना पसंद करूंगा। अब ये बनते बनते यहाँ पहुँच गई गाड़ी तो चल रहा है काम। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो हमें जीवन देता है उसका सामना करते हुए बनते हैं। कोई बहुत सोच समझ के करते हो ऐसा नहीं है। और किसी और के यश पे अपनी बाजी खेलने वाले को कोई मजा आ नहीं सकता। नहीं, पिता का यश किसी और का नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा पिता का यश जो होता है वो जाने अनजाने ट्रांसफर हो ही जाता है। यश अपयश दोनों होता है। आपके हिस्से यश आया, चूंकि आपके पिता ने इतना यश कमाया था, तो ये मत कहिए कि वो ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई साइन नहीं करना है, कोई अकाउंट नहीं खोलना है। मैं उसके यश से भी काफ़ी दूर रहा हूँ और अपयश से भी दूर रहा हूँ। अच्छा, उसका बहुत सीधा सा मामला ये रहता है कि ये बहुत कम उम्र से पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या होता है और लोगों को उसको लेकर मान्यताएं क्या होती हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और हम में से कोई मान्यताओं पे नियंत्रण रख नहीं सकता। आप मेरे बारे में अभी क्या सोच रहे हैं इस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैं अगर आपकी सोच पे नियंत्रण करना चाहूँगा तो मैं अपना जीवन उबाऊ बनाऊंगा, मुझे आनंद नहीं आएगा। अच्छा। और मेरी सफलता की गुंजाइश लगातार कम होती जाएगी। हालांकि सफलता की इच्छा कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। मैंने बार पहले भी कहा, फिर दोहराऊंगा, हम लोग एक साधारण मालवीय परिवार से आते हैं। हम लोग वाच्य परंपरा के लोग हैं। अध्ययन मैं भी करता हूँ जितना मुझे ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं ये भूलता नहीं हूँ कि हम साधारण समाज से निकले हुए हैं और हम जो काम करते हैं वो उसी का काम है, अपने साधारण लोगों का काम है।
और उन साधारण लोगों की साधारण गरिमा से ज़्यादा गरिमा मुझे चाहिए भी नहीं, ना उससे ज़्यादा यश चाहिए। अभी आपने संगीत की बात की, जी। संगीत किसका प्रिय है आपको? कितने घंटे हैं आपके पास? मेरे पास आपको सुनने के लिए, मेरे पास ही नहीं, दर्शकों के पास ही बहुत समय है। आप इतनी रोचक बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा खुलासा कर रहे हैं, हाँ, कि लोगों को लगता है कि ये बातें जाननी चाहिए। इतनी ईमानदारी से स्वीकार करना थोड़ा आज की तारीख में किसी लेखक के लिए मुश्किल है, इसलिए लोग आपको सुनना चाहेंगे। देखिए, मैंने एक पहले कहा मैं लेखक नहीं हूँ। मैं लिखता हूँ, मेरा काम है। मैं लेखक नहीं हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज सुबह उठ के मैंने क्या सुना। आज सुबह उठते से ही बसंत बहार सुनने की इच्छा हुई, तो भीमसेन जोशी का सुना। उसके बाद उनके उस्ताद सवाई गंधर्व का तिलक कामोद सुना, और फिर तैयार होके निकलने का समय आ गया। आजकल कुछ कर्नाटिक संगीत सुन रहा हूँ, जिसका पहले कभी सुना नहीं है। हम लोग एम एस सुब्बलक्ष्मी के अलावा कुछ उत्तर भारत में नहीं चलता है। दक्षिण भारत के संगीत की नहीं, समझ भी नहीं है, नहीं कुछ है। बढ़िया कानों में पड़ता भी नहीं है। तो वो कुछ दोस्तों के ज़रिए हाल के सालों में मुझे पता लगा है, वो सुनता हूँ। मैं बहुत सारा पाश्चात्य संगीत सुनता हूँ। उसमें जैज़ होता है, ब्लूज़ होते हैं, रॉक एंड रोल है, कव्वालियों का बहुत शौक़ रहा है। मैं अभी पिछले महीने जानी बाबू कव्वाल के पैदाइश के घर होकर आया हिंगनघाट में, और एक दोस्त के साथ मैं उस यात्रा पे केवल इसलिए गया क्योंकि बचपन में जानी बाबू कव्वाल की कव्वालियाँ थोड़ी सुनी है। मेरे पसंद के कव्वाल थे जाफ़र हुसैन खान बदायूनी, और संगीत पे बहुत समय लग जाएगा आपको। हाँ, वो मतलब घंटों की बातचीत है, और मुझे एक कार्यक्रम के लिए पहुंचना है जहां मैं वक्त पे नहीं पहुंचा तो मुझ पे डंडे पड़ेंगे। खैर, सोपान जी को जल्दी है, और वैसे तो हमें लग रहा था कि सोपान जी को आप सब लोग बहुत देर तक सुन सकते हैं, सुनना चाहेंगे। ये बहुत जल्दी में है, इतना समय इन्होंने हमें दिया, इसलिए हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं। पर आपसे आग्रह है कि इनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये उन चंद लेखकों में हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब यूनिवर्सिटी से काम इनका चलने वाला नहीं है, और इनके साथ यश की इतनी बड़ी थाती है कि उसको बनाए रखना भी इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए भी इनकी कोशिश होती होगी और होती है कि ये ज़मीन तक पहुँचे। इनकी किताब पढ़िए। हम आपके किताब की बिक्री के तो नहीं कह सकते हैं, पर लोकप्रियता की कामना करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।